हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोटबुक ट्यूटोरियल्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नोटबुक ट्यूटोरियल्स में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर 3rd, दैट इज डेटा हैंडलिंग। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लास होगी, दैट मीन्स इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर में जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर का नेम है डेटा हैंडलिंग। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं कि भाई डेटा होता क्या है। ओके स्टूडेंट्स, कि डेटा के बारे में जानते हैं कि डेटा आखिर है क्या। ठीक है, आप सब देखिएगा, डेटा जो होता है कुछ भी नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यूज जितनी भी होती हैं। ठीक है, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज जितनी भी होती हैं उनका रिप्रेजेंटेशन को डेटा बोलते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज रिप्रेजेंटेशन, ओके, रिप्रेजेंटेशन विल बी कॉल्ड डेटा। आप सब वैसे बताइएगा कि पेन से लिखने में आप सबके लिए कन्वीनियंट है वीडियो या नहीं है। आप सब आराम से देख पा रहे हैं? अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पेन की जगह हाइलाइटर या फिर स्केच पेन कुछ भी यूज़ कर लूँगा जिससे आपको आराम से दिख पाए। ओके, बता दीजिएगा। तो डेटा किसको कहते हैं? कोई भी नंबर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ नंबर्स लिए हमने, जैसे 2, 5, 10, 3, 1, 8 ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये नंबर्स हैं कुछ जो एक किसी भी पैटर्न में लगे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे अभी कोई ये एक पैटर्न फॉलो ही नहीं कर रहे हैं ना, मतलब अभी ये रैंडम ऐसी मिक्स्ड पैटर्न में है ना। तो देखिए, इस चैप्टर में आपको जो भी डेटा मिलेगा, डेटा मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज को ना आपको एक ऑर्डर में लगाना है, मतलब एक पैटर्न में लगाना होगा। जैसे कि देख सकते हैं ये अभी मिक्स्ड पैटर्न में लगी है, तो इसको आप सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको हर जो वैल्यूज आपको मिलेगी ना उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेना। तो इसको लगाते हैं। आइए, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू उठाते हैं 2। असेंडिंग वैल्यू का मतलब आपको पता है ना, असेंडिंग पैटर्न का मतलब होता है छोटे से बड़ा। जैसे सीढ़ी होती है ना, पहले सबसे नीचे वाली, फिर ऊंची, फिर उससे ऊंची, तो वैसे ही तरीके से नंबर होता है। सबसे छोटा इनमें से हमारा क्या नंबर है? सॉरी 1 था, तो 1 ले लिया। उसके बाद हमने 2 ले लिया। ठीक है, 2 के बाद क्या आता है आपका? 3 आता है। 3 के बाद इसमें अगला क्या इससे बड़ा है? 5 ही है, तो 5 ले लेते हैं। उसके बाद क्या है हमारा? 8 है, और उसके बाद हमारा क्या है? 10 है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब ये एक असेंडिंग ऑर्डर में लग गया है ना स्टूडेंट्स। तो जब ये असेंडिंग ऑर्डर में लगेगा ना, तब इसको आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, सो डेटा हमने समझ लिया। डेटा का मतलब होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यूज का रिप्रेजेंटेशन। मतलब जब भी कोई नंबर होंगे उनको आप एक पैटर्न में लगा रहे होगे तो उसको कहेंगे आपका डेटा हैंडलिंग बेसिकली। ओके, चलिए अब अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि होने वाला है आपका रेंज। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका अगला टॉपिक होने वाला है रेंज। तो रेंज के बारे में पढ़ते हैं कि रेंज आखिर होता क्या है। तो देखिए, आपको कोई भी मान लीजिए डेटा दे दिया जाता है ना, कोई भी डेटा दे दिया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं अभी ऊपर लिया था वो एग्जांपल ले ले रहा हूँ। हमारा था 2, 5, 10, 3, 1, 8। मैंने कहा था आपको कोई भी जब डेटा दिया जाएगा तो आपको सबसे पहले उसे एक ऑर्डर में लगाना होगा। तो चलिए इसे भी लगा लेते हैं। तो सबसे पहले क्या था हमारा? 1, उसका था हमारा 2, उसका था 3, फिर हमारा था 5, 8 और 10। ऑर्डर भी लग गया। चलिए ठीक है, अब आपके लिए सवाल आएगा इसमें कि भाई रेंज होता क्या है। आपको रेंज फाइंड करना है कि रेंज होता क्या है। तो देखिए, रेंज बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। रेंज का एक फॉर्मूला होता है जो मैं लिख दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा, कि आपकी जो भी डेटा में हाईएस्ट वैल्यू होगी। ओके स्टूडेंट्स, आपकी जो नीचे डेटा है ना उसमें हाईएस्ट वैल्यू जितनी भी हो उसमें से आप लोएस्ट अगर माइनस कर देंगे, मतलब लोएस्ट वैल्यू उसमें से आप माइनस कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा रेंज। रेंज मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए इसमें रेंज निकाल लेते हैं। ये जो डेटा दिया है इसका रेंज निकालते हैं हम लोग। तो इसका रेंज कैसे निकलेगा देखेंगे। अगर सबसे हाईएस्ट वैल्यू इनमें से क्या है, देखिए जब आप ऑर्डर लगा लेंगे ना तो तुरंत क्लिक कर जाएगा, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी? 10 है ना, 10 थी। तो 10 में से क्या माइनस करेंगे रेंज निकालने के लिए? लोएस्ट। लोएस्ट क्या आपकी? 1 माइनस कर दिया, कितना आया? 9। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में योर रेंज विल बी 9। ओके स्टूडेंट्स, एक क्विक रिवीजन दोबारा से करवा दे रहा हूँ जितना अभी तक मैंने इस पेज पे पढ़ाया आपको, कि डेटा क्या होता है। तो डेटा आपका कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज मतलब नंबर्स, इनके रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं डेटा।
फिर आता है हमारा अगला टॉपिक रेंज। रेंज क्या होता है? तो रेंज देख ली, कोई भी डेटा हो आपके पास, नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो, उसको आप एक ऑर्डर में लगाएंगे, ठीक है। ज़्यादातर आप असेंडिंग ऑर्डर ही प्रीफर कीजिएगा, ओके स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट वैल्यू में से आप हमेशा लोएस्ट वैल्यू माइनस करेंगे। जब आप माइनस कर लेंगे इन दोनों को तो आपको रेंज मिल जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपकी रेंज मिल जाएगी, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब अपना अगला टॉपिक कवर करते हैं जिसका नाम है आपका टेलीमार्क। तो बेसिकली टेलीमार्क होता क्या है? तो देखिए, टेलीमार्क कुछ नहीं है, ये एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंटेशन जो किया जाता है ना, जिसको हम कहते हैं डायग्राम मेटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो वैसा होता है टेलीमार्क। जैसे मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है तो डायरेक्ट एग्जांपल से दे रहा हूँ कि टेलीमार्क होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे आप हम ले लेते हैं 8, ठीक है, आप ले लो 8 ले लो। तो 8 का टेलीमार्क अगर हमें बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? देखिए, टेलीमार्क बनाना बहुत आसान है। टेलीमार्क के लिए बनाने का तरीका ये होता है कि आप मैक्सिमम उसमें 4 लाइंस की काउंटिंग कर सकते हैं, मतलब 4। जैसे हमें 8 बनाना है तो उसमें 1 2 3 4 लाइंस तो हमने ड्रॉ कर ली। 5वीं लाइन नहीं बना सकते आप, क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो 4 लाइन की होती है और 5वीं लाइन ही क्रॉस करते हैं ऐसे करके, तो इससे बन जाती है 5 लाइनें, ठीक है। हमें 8 बनाना है, 5 हमारे पास बन गई, तो बची कितनी? 6 7 8। तो अगर बोला जाए कि 8 नंबर का टेलीमार्क कितना होगा तो ये होगा 1 2 3 4, 5वीं लाइन कट, 6 7 8, ओके स्टूडेंट्स। वैसे ही मैंने यहाँ समझाने के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी लिख रखे हैं, तो चलिए इन सब का टेलीमार्क बनाते हैं, ओके। ये देखिए 4 है, तो मैंने आपको कहा था मैक्सिमम जो लिमिट होती है लाइन ड्रॉ करने की वो 4 होती है, और यहाँ नंबर 4 है, इसका मतलब यहाँ पे कोई क्रॉस होगा ही नहीं, 4 लाइन खींच के 4 हो गया, तो ये डन। अब 7 है, अब 7 के लिए देखिए ऐसे कीजिएगा 1 2 3 4 मैक्सिमम होती है, 5वीं लाइन कट होती है, 5 6 7 7 बन गया। फिर 13 बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देखिए 13 बन गया आपका। आप देख सकते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे एकदम आप इसमें प्रो हो जाएंगे, मतलब एडवांस हो जाएंगे धीरे धीरे। बहुत आसान, आप इसको मतलब ओरली करने लगेंगे धीरे धीरे, ओके स्टूडेंट्स। एक रह गया, वो भी कर लेते हैं 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 9 बन गया, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए अपना अगला टॉपिक कवर करते हैं, जो इसके चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, और ये है हमारा मीन। बेसिकली मीन होता क्या, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे हम कि मीन का मतलब क्या है मैथ्स में, और ठीक है, मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि मीन का मतलब क्या होता है। तो देखो, किसी भी डेटा का मीन निकालने का मतलब होता है, मीन का डेफिनेशन में मतलब होता है एवरेज, मतलब किसी भी डेटा का एवरेज निकालने को ही हम बोलते हैं मीन, ओके स्टूडेंट्स। अगर आप में से कई लोगों को एवरेज का फॉर्मूला पता होगा, तो आप अगर देखेंगे अभी कि हम जो मीन का फॉर्मूला यहाँ आगे यूज़ करेंगे ना, तो आपको देखने में ये महसूस होगा कि जो मीन का फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं एवरेज पे बेस्ड है। इसलिए जो मीन में हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बहुत करीब है एवरेज के, ओके स्टूडेंट्स। तो आप याद रखना, किसी भी डेटा का जो एवरेज होता है ना, उसको कहते हैं मीन, ठीक है। चलिए, मैंने यहाँ पे 2 तरीके के एग्जाम्पल आपके लिए लिख रखे हैं। एक एग्जाम्पल तो बहुत ईजी सा है, जैसा आपके बुक में दिया है, एक मैंने अपनी तरफ एंड से भी दिया है आपको, मतलब अपनी तरफ से भी दिया है, ठीक है, सो दैट यू कैन डू बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके। क्योंकि आपको हमेशा ही हर चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ता है कि कभी भी क्वेश्चन में कुछ भी टर्न आता है, या वो लोग आपको थोड़ा भी चलिए करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला पार्ट है, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक 6 इनिंग्स है, मतलब इनिंग्स आपको पता होगा, जो क्रिकेट में इनिंग्स होती है ना, जैसे जिसने टॉस जीता और मान लीजिए उसने बैटिंग चुनी, मतलब चूज की बैटिंग करना, तो जो फर्स्ट बार में आके खेलते हैं उसको फर्स्ट इनिंग बोलते हैं, उसके बाद जो बैटिंग करता है उसको सेकंड इनिंग बोलते हैं। तो वैसे यहाँ पे 6 इनिंग के स्कोर्स हमने लिए हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 स्कोर है। तो जैसा कि मैंने वो आपको बताया था पहले, जब भी आप कोई डेटा देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभी तो ये मिक्स्ड है ना, देखिए कोई भी पैटर्न में नहीं लगाया, क्योंकि 36 है, फिर 35 50 और 50 से कम है यहाँ पे आगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे एक ऑर्डर में लगाएंगे हम, ओके स्टूडेंट्स, इसको एक ऑर्डर में लगाएंगे। तो सबसे छोटा इनमें से नंबर कौन सा है, आप ध्यान से देखिए, सबसे छोटा क्या है 35, तो सबसे पहले लगा देंगे 35। 35 से बड़ा क्या है 36,
ओके, 36 से बड़ा क्या है इसमें, 36 से बड़ा है इसमें 46, 46 के बाद है अपना 50, और 50 के बाद क्या है इसमें 55 और फिर 60। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया है ना, हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अभी जब आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे तो उसके बाद क्या करना है आपको, मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मीन का फॉर्मूला लिखते हैं। तो मीन इज इक्वल टू होता है आपका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने ऑब्जर्वेशन तो लिख दिया, बट ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है। तो देखिए, ये ऑब्जर्वेशन जो है ना, वो ये डेटा है, मतलब ये काउंटिंग में कितने हैं वही ऑब्जर्वेशन है। जैसे 1 2 3 4 5 6 था ना, तो यहाँ टोटल 6 ऑब्जर्वेशन है इस वाले क्वेश्चन में। तो यही फॉर्मूला याद कीजिएगा, इसी फॉर्मूले से आपको इस मीन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व करने हैं। तो चलिए इसका मीन निकाल लेते हैं। तो आपने जब इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मीन हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर मीन निकालने के लिए ऊपर लिखना है तुम्हें जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम। तो इन सबको आप ऐड कर दीजिए, है ना। तो चलिए ऐड करते हैं। 35 में 36 40 60, तो इसको आप जब करेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान से करेंगे अगर, तो 5 6 11 17 17 5 22, दैट मीन्स यहाँ पे आ रहा है 2 एंड में। उसके बाद आगे कर लेते हैं 3 3 6 10 15 20 26 और 2 कैरी था 28। ओके, और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोला है तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 6 ऑब्जर्वेशन है, नीचे लिख दीजिए। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर दीजिए। 6 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो से 6 4 जा 24, इधर का कैरी 4 बचा तो 6 7 जा, तो दैट मीन्स इसका आंसर आ रहा है 47। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट मीन्स ये जो स्कोर ऑफ 6 इनिंग है इनका मीन जो आएगा वो आएगा आपका 47। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं अपना। मीन का आपको मैंने फॉर्मूला बता ही दिया, यहाँ पुट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसे एक ऑर्डर में लगाना है, तो लगा लेते हैं। इसमें से सबसे छोटा नंबर क्या है 1, उसके बाद है आपका 2। अब देखिए यहाँ इस डेटा और इसमें एक फ़र्क है, यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे नंबर कुछ रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका एक जो सबसे इजी तरीका है ना, आपको मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि हायर क्लासेस में इसका एक और तरीका होता है जिससे हम आसानी से निकाल सकते हैं, बट ये भी आसान है। तो यहाँ पे 2 जितनी बार भी आएगा उतने बार आप लिख लेंगे अब 2 को। तो बेसिकली देखेंगे तो 2 3 बार आया है, यहाँ पे 3 बार 2 आया है। अब देखते हैं 3 कितने बार आया है, 3 1 2 3 बार आया, मतलब 3 आया 2 बार। ठीक है, अब इनसे बड़ा क्या है इसमें 4, 4 कितने बार आया है, 1 बार। फिर 7 देखते हैं, 7 2 बार आया है। फिर आपका 8 असेंडिंग ऑर्डर में लग गया डेटा। ओके स्टूडेंट्स, सो जब ये असेंडिंग ऑर्डर में डेटा लग जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, मीन निकालना है। और मीन कैसे निकालते हैं, हमारा जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है, मतलब इन सब का सम। अब भले यहाँ 2 3 कितने बार भी आए, आप सबको ऐड कर दीजिए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3, 2 ऐड करेंगे उसमें 5 7 10 13 17 24 31 और 39। तो यहाँ देखेंगे बेसिकली 39 आ रहा है। और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आपने सीखा ही होगा कि क्या आता है डिवाइड करने पे, 3.9। तो मीन की वैल्यू आपकी इसमें कितनी आई, 3.9। चलिए स्टूडेंट्स, अब अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है मोड। तो बेसिकली मोड का डेफिनेशन क्या होता है, कि मोड होता क्या है। तो देखिए, जब डेटा में कोई भी नंबर, किसी भी नंबर के पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ना, मतलब अ नंबर विच हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर किसी नंबर के पास है तो वो आपका क्या है, मोड। जैसे मैंने आपके बुक में जो सवाल दिया उन्हीं में से एक क्वेश्चन लिया है, ये एग्जाम्पल आपका 6 है बुक का, जो मैंने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले वो नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं। देखिए कुछ नंबर इनमें से है ना जो रिपीट हो रहे हैं। और आप, मैंने कहा था जब भी कोई नंबर आप देखेंगे तो देखेंगे सबसे पहले क्या वो एक ऑर्डर में लगा है, पैटर्न में लगा है या नहीं लगा है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये ऑलरेडी पैटर्न में लगा है। सबसे स्मॉल 2, फिर 3, फिर 4 5 6 8, है ना।
तो मोड निकालना हमारे लिए इसमें बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर हैज़ बिन रिपीटेड। अगर कोई नंबर जितने ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही उस डेटा में मोड होगा, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होंगी। तो यहाँ से निकाल के देखते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आंसर लिख देंगे कि मोड कितना आया है। तो देखिए 2 जो है वो बेसिकली कितने बार रिपीट हुआ है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो 2 जो है हमारा 3 बार रिपीट हुआ है, 3 जो है हमारा 2 बार रिपीट हुआ है, 4 तो बस एक ही बार हुआ है, 5 देखें 3 बार हुआ है, 6 2 बार हुआ है, 8 1 बार हुआ है ना। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ है, 3 और 5 दो नंबर की है। तो इसलिए इस पूरे सीरीज में आपका मोड होगा वो होगा 2 एंड 5। एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, आंसर भी यही है इस क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं, अगर देखिए इस तरीके का सवाल आपके बुक में है नहीं जो मैं आपको अगला देना चाह रहा हूँ, कि अगर मान लीजिए कोई डेटा ऐसा आ जाता है जिसमें जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, रैंडमली कोई भी नंबर दिया है वो एक ही बार है, तो आप क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले देखिए मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट दिए, तो मैंने भी यहाँ पे एक अपने अजम्पशन करके एक डेटा लिया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये डेटा अगर देखेंगे ये ऑर्डर में नहीं लगा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम ऑर्डर में लगाएंगे। तो सबसे छोटा इनमें से आपको क्या दिख रहा है, 17, तो लिख लीजिए 17। उसके बाद क्या दिख रहा है, 21, तो लिखिए 21। ओके स्टूडेंट्स, 21 के बाद क्या दिख रहा है, 25, 25 के बाद क्या है आपका 36, 36 के बाद 45, ठीक है। अब जब केस ऐसा होता है कि ये आपके सारे नंबर एक एक बार ही आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसमें से जो नंबर सबसे बड़ा है, मतलब उसके पास सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, सबसे बड़ा कौन सा है, 45, तो इस केस में आपका मोड क्या हो जाएगा, 45। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने अपने पास से ही आपको ये सवाल सिखाया है, क्योंकि बुक में आपके वैसे बेसिकली तो ज़्यादातर इस तरीके के सवाल हैं, और उम्मीद भी यही करते हैं कि जो चीज़ बताई गई है वही आएगी, तो ज़्यादातर ही आएगा। बट अगर कभी भी वो रैंडम कुछ इस तरीके के सवाल देते हैं तो आप ये भी बता सकें, इसलिए मैंने आपको ये समझाया है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब अपना अगला टॉपिक जो है हमारा मीडियन, उसके बारे में पढ़ते हैं कि आखिर मीडियन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए सबसे पहले मैं मीडियन की आपको डेफिनेशन बता दे रहा हूँ कि मीडियन की डेफिनेशन होती क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मीडियन की डेफिनेशन जो होती है, मीडियन का मतलब होता है कोई भी डेटा का मिड पॉइंट, मतलब मिड वैल्यू जब हम निकालते हैं उसको बोलते हैं मीडियन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मीडियन इज कॉल्ड द मिड वैल्यू ऑफ द डेटा रिप्रेजेंटेड, कह सकते हो आप, ठीक है। मतलब आपको जो भी डेटा दिया है आपके सामने उसकी मिड वैल्यू होता है मीडियन। तो देखिए मैंने आपके लिए पहला जो एग्जांपल लिया है वो आपके सामने है 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35। तो जैसा मैंने अभी पीछे भी रिपीट किया, डेटा अगर एक मिक्स्ड पैटर्न में है, कोई पैटर्न में नहीं लगा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको एक पैटर्न में लगाना है। तो इसको पैटर्न में लगा लेते हैं। सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं जो कि है 17, उसके बाद है 18, अब 18 के बाद सबसे छोटा क्या है 24, तो 24 लेते हैं। 24 के बाद आपका 25 है, 25 के बाद आपका क्या है सबसे छोटा, 25 के बाद है आपका 35, तो देखिए 35, 35 के बाद आपका 36 है, और 36 के बाद क्या बच रहा है आपका, एक तो 46 है, तो देख लेते हैं 46 से पहले कुछ रह तो नहीं रहा, तो कुछ नहीं रहा, 46 ले लेते हैं। तो देखिए कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑब्जर्वेशन है हमने ले लिए। तो मैंने आपको कहा था, देखिए जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, नंबर अभी हमने गिने, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आपका कोई एक ऑड नंबर है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बीच की मिड वैल्यू निकालना। ज़्यादातर जो आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस हैं वो इसी पे बेस्ड हैं, ऑड नंबर के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादातर दिए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, बट मैंने आपके लिए एक वो केस भी तैयार किया है जहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो क्या करेंगे, वो मैंने अपनी तरफ से दिया, बट ज़्यादातर आप कोशिश करिएगा इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर सवाल बुक में इस पर बेस्ड है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे आपको अगर 7 में से मिड वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, देखिए 7 से अगर देखा जाए 7 को आप डिवाइड करेंगे अगर 2 से, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ की मिड वैल्यू निकालनी है तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो 3.5 आएगा, मतलब डेसिमल में आया तो काम नहीं बनेगा। इसलिए आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इनको ऐसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए कि बराबर बराबर दोनों तरफ हो जाए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको 3, पहले नंबर को 3 में रखते हैं, 3 पार्ट में,
और आखिरी से भी 3 करते हैं तो देखिए दोनों तरफ बराबर हो गए डिवीज़न, है ना, डेटा का डिवीज़न बराबर हो गया और बीच में एक वैल्यू बची, कौन सी, 25। दैट मीन्स ये जो एग्जाम्पल है, दैट मीन्स ये जो हमारा पूरा डेटा है ना, द मीडियन ऑफ दिस डेटा रिप्रेजेंटेड विल बी 25। इसलिए इसका पूरा जो डेटा है ना, सीरीज, डेटा सीरीज, इसका जो मीडियन होने वाला है वो आपका 25 होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अपने अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, जो मैंने आपको अभी कहा था कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन है तो क्या करेंगे आप, देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसे ऑर्डर में लगा लीजिए। तो अगर देखें तो बेसिकली ये ऑर्डर में लगा हुआ है तो आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। बट अगर आपको इसका मीडियन निकालना है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको तोड़ेंगे तो देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, बीच में कुछ बच ही नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, 2 वैल्यू यहाँ रखी, 2 यहाँ रखी, बीच में 2 वैल्यू बच गई ना, 6 और 8, मतलब 2 4 इधर अलग कर दिया ये, और बीच में 2 वैल्यू बची, तो आप क्या करेंगे, 6 जो 2 वैल्यू बची हैं उनका सम 6 + 8/2। ओके स्टूडेंट्स, ये करेंगे, इससे आएगा 14 और 14/2 करेंगे तो आएगा 7। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आपका इवन है तो आप ये यूज़ करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं ऊपर यहाँ आपके लिए एक फॉर्मूला ही डिराइव कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि अगर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को यहाँ मैं n ले रहा हूँ, ठीक है, अगर n आपका ऑड है, ठीक है, तब आप फॉर्मूला लगाना n + 1/2। अब देखिए इस फॉर्मूले से ये जो आपका पहला एग्जाम्पल है वो डायरेक्ट निकलेगा, मैं यहीं निकाल कर दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इसको बॉक्स में रख लेते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैं इसको अगर इससे सॉल्व करके दिखाऊं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 था, तो 7 + 1/2 करेंगे तो आएगा 8/2, जिससे हमें मिलेगा यहाँ 4th टर्म। यहाँ से जो आपको नंबर मिलेगा ना वो इनकी प्लेस वैल्यू मिलेगा, मतलब 4th, तो 4th नंबर गिन लीजिए यहाँ से, 1 2, मतलब यहाँ से गिनिए असेंडिंग जो ऑर्डर लगाया, 1 2 3 4, देखो 25, और आंसर कितना है 25। दैट मीन्स ये जो फॉर्मूला है ये पूरा वेरीफाई कर रहा है, डेरिवेशन बहुत अच्छी है इसकी, है ना, मतलब इसको प्रूफ कर रहा है। ये आप यूज़ कर सकते हैं ऑड के लिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे गिनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बट अगर केस इवन का हो, जैसा मैंने अभी पीछे समझाया, इवन का केस होता है तो क्या करेंगे, तो पता है क्या कीजिएगा, आप दोनों फॉर्मूला यूज़ करिए, ये जो ऑड वाला है वो भी लिखेगा n, तो इसमें क्या कीजिएगा n/2 + 1 एक ये एंड n/2, ये दोनों यूज़ कीजिएगा। ठीक है, मतलब पहले तो अब n क्या है इसमें, मैंने अभी दोबारा से बता रहा हूँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है n। ठीक है, तो /2 करेंगे, जो नंबर आएगा +1 कीजिएगा एक तरफ, और यहाँ पे दूसरा, ये एंड का मतलब यहाँ पे प्लस है, मैं इसको भी सॉल्व करके यहाँ नीचे दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे n/2 + 1, ठीक है, चलिए यहाँ पे भी प्लस लगा दे रहा हूँ एंड की जगह, और n/2, तो यहाँ आप देखेंगे n/2 क्या है आपका, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो n/2 यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6/2 + 1 + 6/2, तो 6/2 जब आप यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 + 1 + 3, है ना। तो जब इन दोनों को आप कर लेंगे ना, तो जैसे यहाँ पे देखेंगे आप 3 + 1 + 3, 3 + 1 4 + 3 7, आंसर कितना आ गया 7, और आंसर कितना आया था 7। हैज़ प्रूव्ड, दोनों ही फॉर्मूले मैंने आपके लिए प्रूव कर दिए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अब। तो चलिए स्टूडेंट्स अब अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है सिंगल बार ग्राफ। तो सिंगल बार ग्राफ हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो मैंने डेटा यहाँ पे आपके बुक का ही एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फेवरेट कलर्स, पहले हमारा लिखा है यहाँ पे कलर्स कुछ दिए गए हैं, और नीचे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है, जैसे 43 19 55 49 34। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये एक ग्राफ सा बनाना है, जिसके ये जो नीचे वाला है, ठीक है, ये जो आपकी नीचे वाली लाइन है, ये इस पर क्या करेंगे हम, फेवरेट कलर्स, अपने कलर्स का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो ये आपका होता है एक्स एक्सेस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सेस। और आप ये जो देख रहे हैं एकदम सीधी लाइन जा रही है, इसको हम बेसिकली बोलते क्या हैं, वाई एक्सेस। तो ये होता है आपका वाई एक्सेस, वाई एक्सेस।
ओके स्टूडेंट्स, ये होता है आपका वाई एक्सिस। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है जब आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे नंबरों का, है ना, क्योंकि देखिए सबसे पहले जानना ये भी बहुत ज़रूरी है कि भाई कौन सी इन दोनों टेबल में से चीज़ें हैं जिसको हम दोनों में से आप देखिए रिप्रेजेंटेशन करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हमें अपने आप ही दिमाग से अपने सोचना पड़ता है कि कौन सा डेटा इन दोनों में से आप एक्स एक्सिस पे शो करने वाले हैं और कौन सा वाई एक्सिस पे शो करने वाले हैं। ठीक है, देख सकते हैं जो हमारे कलर्स थे जैसे कि रेड ग्रीन ब्लू, इनका तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी ही नहीं है, तो इसलिए हमने इसको एक्स एक्सिस पे दिया है क्योंकि इनकी वैल्यू दी है, मतलब इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो दिए हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो रेड हाउस से बिलोंग करते हैं मान लीजिए, तो उनका डेटा तो दिया है, तो इसलिए डेटा जो दिखाते हैं वो हम हमेशा वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ लेते हैं जो नंबर शो करने होते हैं, और जिसका नंबर शो करना होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, देख सकते हैं अब मैं प्लॉटिंग करना आपको बताऊंगा। अब प्लॉटिंग करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो होती है कि जो स्केलिंग की जाती है नंबरों की, कि नंबर की स्केलिंग कितनी की जाए। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जो भी नंबर की स्केलिंग आप करेंगे वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो नंबर का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे नंबर हमारे पास थोड़े से लार्ज थे तो हमने डिफरेंस भी थोड़ा सा लार्ज रख दिया, जैसे 5 का डिफरेंस रखा हुआ है मैंने इसमें। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो नंबर्स होंगे इनका जो डिफरेंस होगा ना वो भी कांस्टेंट होना चाहिए ऊपर तक। देख सकते हैं सब में 5 का डिफरेंस आया हुआ है सभी नंबरों में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए प्लॉट करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है ऊपर हमने सवाल देखा था कि रेड जो है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 43, है ना, तो हम क्या करेंगे रेड में 43 नंबर्स प्लॉट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 43 हमारा कहाँ आएगा, अगर हम ध्यान से देखें तो 40 ये है, 40 ये, 45 ये है, तो मतलब 43 होगा कहीं ना कहीं, इसका मिड पॉइंट ये है, इसके बीच में यहाँ के करीब होगा। तो आप कैसे बना सकते हैं, आराम से आप ऐसा कीजिए, यहाँ स्केल रखिए सीधे, 43 लाइन जो पॉइंट लिया वहाँ तक ले जाइए, और बार ग्राफ में तो आपको पता ही है एक बॉक्स जो होता है, मतलब रेक्टेंगल शेप का बॉक्स जो होता है वैसे ग्राफ बनते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए ये हमने 43 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर लिए इसमें, है ना। ऐसे ही हम अपने बाकी जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा। जैसे आप देख सकते हैं ये जो वाई एक्सिस पे है ना, आप इस पे जो भी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं ये, तो हमेशा लिख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी तरफ ये देखिए यहाँ पे हमने कलर्स शो किए हैं, तो यहाँ पे हमने कलर्स के बारे में बताया कि फेवरेट कलर्स, यहाँ पे हमने कलर्स का रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं। और जो तीसरी चीज़ होती है वो होता है स्केलिंग लिखना, बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि स्केल में जो 1 यूनिट है वो 5 स्टूडेंट्स के बराबर है। ये अब 1 यूनिट का मतलब क्या है, 1 यूनिट का मतलब है यहाँ पे वैल्यूज़। ये देखिए जो ये 5 है ना, तो देखिए यहाँ पे बीच में इनके गैपिंग कितना है, वही तो यूनिट है कि हर एक यूनिट है। देखिए यहाँ से यहाँ गए तो 1 यूनिट, फिर ये एक यूनिट है ना, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 5 है, इसलिए हमने 5 लिया है वहाँ पे स्केल के तौर पे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हम बाकी भी डायग्राम बना लेते हैं। जैसा कि हमारा जो ग्रीन है उसमें 19 दे रखा है, आप देख सकते हैं ग्रीन में कितना दिया है, 19 स्टूडेंट्स दिए हैं। ठीक है, ये देखिए ग्रीन में 19 दिए हैं, तो यहाँ पे प्लॉटिंग कर लेते हैं 19 की। अब 19 कहाँ आएगा ग्रीन में, 19 20 से नीचे आएगा, तो 20 हमारा यहाँ पे नंबर है, 20 यहाँ है, उससे थोड़ा ही नीचे आएगा यहाँ से। तो हम चलिए बना लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाते हैं, आगे का अगला टॉपिक भी कवर करना है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने बीच में ही सारा ये डेटा का रिप्रेजेंटेशन कर लिया है। ठीक है, आप जब बनाएंगे तो एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग ज़्यादा हो गया, बट कोशिश कीजिएगा कि देखने में इनके गैप जो है सबका थोड़ा बराबर ही दिखे। तो ये सिंगल बार ग्राफ है आपका, देखिए रेक्टेंगल शेप में जो ग्राफ बने हैं आपका सिंगल बार ग्राफ है। और सिंगल बार ग्राफ में क्या होता है, हमेशा ये जो एक्स है इनका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी जाती, इनके बारे में दी जाती है न्यूमेरिकल वैल्यू, और सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है। क्योंकि जो अगला टॉपिक है हमारा वो होने वाला है डबल बार ग्राफ, जिसमें ये एक्स तो एक ही होगा बट इसकी जो वैल्यूज़ है ना वो डबल दी गई होंगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे पढ़ते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक करते हैं अपना, जिसका नाम है डबल बार ग्राफ। तो इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के नाम दिए गए हैं, आशीष, अरुण, काविश, माया, रीटा। इनके क्वार्टरली मार्क्स भी दिए गए हैं, हाफ ईयरली भी दिए गए हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि स्टूडेंट्स तो नाम एक ही हैं, बट इन्हीं के दो डेटा का रिप्रेजेंटेशन हमें करना है। तो इसी से हमें पता चल गया कि भाई इनके बारे में दो डेटा दिए गए, तो इसमें बनेगा डबल बार ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, सो मैंने आपके लिए लेबलिंग थोड़ी सी तैयार कर ली है पहले से ही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए स्केल लिख दिया है, आपको भी लिखना है, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे नंबर डिडक्ट हो जाएंगे आपके एग्जाम में। और दो बार ग्राफ हैं तो दोनों डिफ्रेंशिएट होने चाहिए एक दूसरे से अलग। तो यहाँ पे हम जो हाफ ईयरली मार्क्स हैं उनको हम थोड़ा शेडेड बनाएंगे और इनको हम ब्लैंक ऐसी वाइट छोड़ देंगे क्वार्टरली मार्क्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो स्केलिंग की है वो देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पे आपके सारे मार्क्स हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पे जो नंबर थे हमारे पास ऊपर देख सकते हैं आप, नंबर देख सकते हैं 10, 15, 12, ज़्यादा लार्ज नहीं है, तो इसलिए हमने जो गैपिंग की है यहाँ पे वो दो दो की है। अगर आपके पास जगह ज़्यादा बच रही है, आप बना सकते हैं एक एक की गैपिंग में, तो वो भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है। जैसा आपके पास जगह है उस हिसाब से आप इनके स्केलिंग करिएगा, ठीक है। तो आशीष, इन सब के बारे में तो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे बता दी हैं चीज़ें। ये देखिए ये एक्स होता है हमारा, पीछे पढ़ा था ना हमने, और ये वाला हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा वाई, ठीक है, वाई एक्सिस। दोनों बन गए हैं। तो मैं आपको थोड़ा एक दो डेटा बना के दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप कोशिश कीजिएगा और ख़ुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार मैं एंड में आपको दिखा भी दूंगा पूरा बन के कैसा लगता है। तो पहले एक दो डेटा आपको मैं बना के दिखा देता हूँ खुद। तो पहला वैल्यू देख लेते हैं आशीष के बारे में क्या दी है। तो आशीष के क्वार्टरली मार्क्स दिए गए हैं 10 और हाफ ईयरली 15। तो पहले हम क्वार्टरली बना लेते हैं, ठीक है, क्वार्टरली। तो सबसे पहले हम क्वार्टरली बनाते हैं। क्वार्टरली है हमारा 10। तो 10 कहाँ पे आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 10 यहाँ पे आ रहा है ना। तो यहाँ पे एक ऐसी लंबी सी लाइन खींच लीजिए आराम से, फिर इस पे ड्रॉ कर लीजिए नीचे लाइन, ड्रॉ हो गई। अब आशीष के ही हाफ ईयरली मार्क्स देख लेते हैं। आशीष के हाफ ईयरली मार्क्स कितने हैं, 15 है ना। तो 15 अब ड्रॉ कर लेते हैं। 15 कहाँ पे आ रहा है हमारा, 15, 12 ये रहा, इनके बीच में आएगा कहीं, यहाँ पे आ रहा होगा कहीं। तो एक बात यहाँ जो गौर देने की है वो ये है कि आप जब भी ये जो ग्राफ बनाएंगे दोनों, वो आप अलग अलग नहीं बनाएंगे, जोड़ के बनाएंगे। कारण ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों ये आशीष के बारे में है, इसलिए दोनों को इकट्ठा बनाना होगा आपको, ठीक है। और जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बताया था आपको, हाफ ईयरली मार्क्स जो है वो हम शेडेड करेंगे, क्वार्टरली ब्लैंक रहने देंगे। तो हाफ ईयरली मार्क्स कितने थे आशीष के, देख लेते हैं ऊपर। हाफ ईयरली थे 15 है ना। तो हाफ ईयरली को हम शेड कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा शेडिंग वगैरह जो भी हो पेंसिल से कीजिएगा। तो इनमें से अभी मैंने आपको बताया था क्या, हाफ ईयरली हम शेड करेंगे, और हाफ ईयरली कितना हमारा 15 है। तो मतलब ये लार्ज वाला है, तो इसको हम जैसे हमने ऊपर दिखाया है शेड वैसे कर लेते हैं, लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं लाइंस ड्रॉ कर ले रहे हैं हम। तो उससे ये होगा हमारा ये जो पता चल जाएगा कि भाई आशीष के जो क्वार्टरली, अब आप देख सकते हैं आराम से देख के बता देंगे कि भाई आशीष के क्वार्टरली वाला ग्राफ ये है और हाफ ईयरली वाला ये है। सॉरी, पार्डन, गलत बोल दिया मैंने, रिवर्स बोल दिया इसका। तो बेसिकली आप देख सकते हैं हाफ ईयरली वाला ये है और क्वार्टरली वाला ये है, ठीक है। चलिए ऐसे ही मैं आगे सारे ड्रॉ कर लेता हूँ और आपको अभी इसकी पिक दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने जितना भी डेटा है वो पूरा ड्रॉ करके तैयार कर लिया है। आपको समझाने के लिए स्टार्टिंग में मैंने एक दो चीज़ें ड्रॉ करके बताई थी, उसके बाद बाकी मैंने स्क्रीन के पीछे ड्रॉ करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आप भी टैली कर लीजिएगा जितने भी आप चीज़ें बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो पूरा रिप्रेजेंटेशन जो डेटा का है वो ये होगा। इसकी पिक लेके चेक भी कर सकते हैं अगर आप ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो अगला टॉपिक है वो होने वाला है प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है बेसिकली, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है हम जब किसी भी चीज़ पे अनुमान लगाते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि कल रेन होगी या नहीं होगी, तो आप बोल सकते हैं शायद हो जाए, शायद ना भी हो। आपको एग्जैक्ट तो नहीं पता होता ना,
तो प्रोबेबिलिटी हमेशा उसी चीज़ के लिए अनुमान के तौर पे यूज़ की जाती है मैथ्स में कि क्या ये नंबर आ सकता है, क्या हेड टेल आ सकता है, नहीं आ सकता। तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसमें ये आउटकम्स क्या है? देखिए, आउटकम्स का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है, नतीजा। कोई भी चीज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, वो होता है आउटकम। अब ये देखिए, फेवरेबल आउटकम क्या होता है, आउटकम क्या होता है। आउटकम का मतलब है टोटल नतीजा जो आपको मिल रहे हैं, जितने भी मिल रहा है वो सारा टोटल। फेवरेबल मतलब होता है बेसिकली कि आप जो चाह रहे थे फाइंड करना, उसमें से क्या क्या चीज़ आपको मिल रही है रिजल्ट के तौर पे, ठीक है। तो चलिए, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने यहाँ आपके लिए प्लॉट किया है, उसको सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन बोला है व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। मतलब जब भी एक सिक्का, मान लीजिए कोई कॉइन है, ठीक है, जैसे हम मान ले रहे हैं ये 1 रुपये का सिक्का है, तो 1 रुपये का सिक्का जब भी आप टॉस करते हैं, आप टॉस करेंगे, ठीक है, तो क्या क्या आएगा, या तो हेड आ सकता है और या फिर क्या आ सकता है, एक बार जब इसे टॉस करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों में से एक ही चीज़ आएगी ना। तो इसका मतलब कहा जाए कि अगर एक सिक्का एक बार टॉस किया जा रहा है तो उसका टोटल आउटकम कितना है, टोटल आउटकम इसका कितना हुआ, फिर टोटल आउटकम इसका हुआ 2। 2 ही तो हुआ। क्या लिख सकते हैं 2 में, हेड एंड टेल, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आएगी। तो यहाँ आपसे पूछा गया सवाल में कि आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की बतानी है, आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, मतलब एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसा लिखते हैं, ये ई का मतलब इवेंट होता है, मतलब जो भी इस समय आप ये काम कर रहे हैं, जैसे हमें प्रोबेबिलिटी किसका निकाल रहे हैं इस समय, कॉइन टॉस करने की, है ना। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। अब ये बताइए, टोटल आउटकम तो हमारे पास 2 है, तो नीचे लिख देंगे 2। अब फेवरेबल आउटकम मतलब हम क्या चाह रहे थे, हेड चाह रहे थे ना। तो देखिए, हेड कितने बार आया है यहाँ, एक बार, तो फेवरेबल आउटकम कितना हुआ हमारा, 1/2 हो गया टोटल ये। अब 1/2 से आगे कुछ हो सकता नहीं, तो हमारा आंसर यही है 1/2। और इसको आप डेसिमल में भी चाहे तो बदल सकते हैं, तो आ जाएगा 0.50। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाह रहा हूँ यहाँ प्रोबेबिलिटी में, एक बात याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती, या वैसे 1 भी नहीं होती ज़्यादातर, बट 1 और 1 से नीचे ही होती है, मतलब 0 और 1 के बीच में ही आएगी ये बेसिकली आपके लिए। नेगेटिव भी नहीं आती, 0 और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी आती है ज़्यादातर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लास यहीं पे पूरी होती है, और आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। टेक केयर, बाय फॉर नाउ। जल्द मिलते हैं अगले चैप्टर पे।